कहते हैं अगर आप कब्रिस्तान में जाकर किसी को पुकारते हैं और अगर कोई आत्मा ये पुकार सुन ले तो वो आपके पीछे पड़ जाती है। आज सीरत का जन्मदिन है और आज भी ऑफिस से निकलने में सीरत को 9 बज चुके थे। उधर घर पर सीरत के पति ऋतिक ने सीरत के लिए एक सरप्राइज़ तैयार कर रखा था। सीरत काम में इतनी मशगूल थी कि पूरे दिन उसे एक बार भी ये याद नहीं आया कि आज उसका जन्मदिन है। खैर, गाड़ी लेकर सीरत घर की तरफ निकली ही थी कि हमेशा की तरह उसकी पुरानी सी गाड़ी ने उसका साथ छोड़ दिया और गाड़ी बंद हो गई। इंजन पर पानी डालकर ठंडा करने के लिए सीरत के पास इतना पानी भी नहीं था। इधर उधर देखा तो सीरत की नज़र उसकी दाईं ओर एक बड़े से गेट पर पड़ी जिस पर लिखा था ग्रेवयार्ड। सीरत ने सोचा शायद यहाँ कोई चौकीदार होगा जो शायद उसकी मदद कर देगा, और वैसे एक खाली बोतल तो थी सीरत के पास। वही बोतल लेकर सीरत उस कब्रिस्तान के अंदर घुसी और घुसते ही सीरत ने देखा कि वहीं एक तरफ चौकीदार कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। सीरत ने उसे अपनी समस्या बताई। उस चौकीदार ने बीड़ी का एक कस भरते हुए सीरत को सिर से लेकर पैर तक देखा और फिर बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा, मैडम, कब्रिस्तान में औरतों का आना मना है, मगर अब आप आ ही गई हैं तो पीछे एक छोटा सा तालाब है, जाइए भर लीजिए बोतल। सीरत पीछे की तरफ जा रही थी, तब उसका फ़ोन रिंग हुआ। देखा तो फ़ोन ऋतिक का था। उठाने पर सामने से ऋतिक बोला, अरे बर्थडे गर्ल, कहाँ रह गई? सीरत ने हैरानी भरे स्वरों में कहा, ओहो, क्या बात है, तुम्हें याद है आज मेरा जन्मदिन है? ऋतिक ने कहा, तो क्या, याद कैसे नहीं होगा। उस छोटे से तालाब से पानी भरते भरते सीरत ने ऋतिक से कहा, तो बताइए जनाब, क्या है तोहफा मेरे लिए? ऋतिक बोला, जो तुम हुक्म करो मोहतरमा। सीरत ने कहा, बस साए की तरह तुम हमेशा मेरे साथ रहना। सीरत का इतना कहना भर ही था कि तालाब के बीच से पानी चारों ओर उछला और फ़ोन भी कट हो गया। सीरत ने देखा तो उसके फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची थी और पानी उछलने की वजह सीरत ने सोची कि तालाब में कोई बड़ी मछली है। खैर, पानी की बोतल भरकर सीरत ने जाकर गाड़ी के इंजन पर पानी डाला और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा घर पहुंची। घर पहुंचकर सीरत ने ऋतिक के साथ अपना जन्मदिन मनाया और करीबन 12 बजे के आसपास दोनों सोने गए। सीरत को नींद आए कुछ ही देर हुई होगी कि तभी अचानक मुंह पर पानी के छींटे लगने से सीरत की नींद टूटी। आंखें खोली तो सीरत अपने बेडरूम में होने की जगह उसी कब्रिस्तान में थी जहां से उसने पानी लिया था। वहां एक कब्र पर लेटी सीरत और उसके सामने एक लंबा सा कोई अपने आप को चेहरे से लेकर घुटनों तक काले लिबास से लपेट कर खड़ा सीरत के मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। घुटनों से नीचे उसकी टांगें माचिस की तीली जितनी पतली थी। सीरत के चेहरे पर पानी के छींटे मारते मारते वो एक भयानक आवाज़ में कुछ बोल रहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, साए की तरह। इस आवाज़ और इस डरावने माहौल ने सीरत के रोंगटे खड़े कर दिए और फिर उस आदमी ने सीरत पर पानी के छींटे डालना बंद किया और धीमे धीमे चलकर कब्र पर लेटी सीरत के पास आकर बैठा और अपने चेहरे पर से वो काला नकाब हटाया। उसका वो जला कटा मैला कुचला सा चेहरा देख सीरत की चीख निकली और उसकी नींद टूटी। चीख सुनकर ऋतिक भी उठा और उसने डरी सहमी सीरत से पूछा कि वो चीखी क्यों। अपने सामने ऋतिक को और खुद को अपने बेड पर पाकर सीरत को समझ आया कि वो सपना देख रही थी। सीरत ने ये सपना ऋतिक को बताया। ऋतिक ने कहा कि ये महज एक सपना था, वो इसे भूलकर सो जाए। सीरत ने ऐसा ही किया। अगली सुबह जाने क्यों, लेकिन सीरत को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने ऑफिस से छुट्टी करने की सोची। लेकिन ऋतिक का उस दिन ऑफिस जाना बेहद ज़रूरी था, इसलिए मजबूरन ऋतिक को ऑफिस जाना पड़ा। घर में सीरत अकेली थी और थकान की वजह से अब तक अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके ही लेटी थी कि तभी उसका फ़ोन नोटिफाई हुआ। फ़ोन उठाकर देखा तो एक टेक्स्ट मैसेज आया था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे ही घर में हूँ। ये मैसेज पढ़कर
एकदम सीरत की सारी थकान डर में बदल गई। सीरत उठी और उसके उठते ही अलमीरा से एक आवाज़ आई। सीरत ने धीमे धीमे जाकर अलमीरा को खोला तो अंदर उसे कुछ भी नहीं दिखा और अलमीरा बंद करके सीरत जैसे ही पलटी तो सामने का नज़ारा देख सीरत की आंखें फट के बाहर आने को हो गई और सीरत की एक चीख निकली। उधर ऋतिक के कई बार फ़ोन करने पर भी जब सीरत ने कॉल नहीं उठाई तो ऋतिक को चिंता हुई और वो ऑफिस से तुरंत अपने घर के लिए निकला। घर पहुंचकर जो ऋतिक ने देखा उसने उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि ऋतिक के सारे घर का सामान ऐसे बिखरा पड़ा था मानो किसी बैल ने उसके घर में घुसकर धमा चौकड़ी मचाई हो। और जब ऋतिक के पुकारने से भी सीरत की कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई तो ऋतिक की घबराहट और भी बढ़ गई। ऋतिक ने पूरा घर छान मारा लेकिन उसे सीरत कहीं नहीं दिखी। लेकिन जब आखिर में ऋतिक बेडरूम में घुसा तो अंदर घुसते ही उसे किसी की गहरी सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। ध्यान लगाकर वो आवाज़ सुनने पर ऋतिक को मालूम पड़ा कि वो सांसों की आवाज़ पलंग के नीचे से आ रही थी। ऋतिक ने अपनी जगह पर ही धीमे धीमे झुककर पलंग के नीचे देखा तो पाया सीरत पलंग के नीचे लेटी ऋतिक की तरफ देखती मुस्कुरा रही थी। सीरत की वो जहरीली मुस्कान और बिल्कुल सफ़ेद आंखें ऋतिक के मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। लेकिन ऋतिक के कुछ बोलने से पहले ही पलंग के नीचे लेटी सीरत बोली, क्या देख रहा है? सीरत मेरी है और मैं इसका। तेरे लिए यहाँ से चला जाना ही ठीक होगा। सीरत की ये भयानक आवाज़ सुनने के बाद ऋतिक शायद समझ चुका था कि आखिर समस्या क्या है। इसीलिए बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद करके ऋतिक सीधा अपने पड़ोस वाले आनंद के घर गया। आनंद तंत्र विद्या जानता था। ऐसी चीज़ों से निपटना आनंद को बखूबी आता था। इसीलिए ऋतिक आनंद को अपने साथ अपने घर लेकर आया। आनंद ने घर में घुसते ही ऋतिक को बताया कि सीरत पर एक बहुत शक्तिशाली साये का कब्जा है और ये कब्रिस्तान से सीरत के पीछे लगा है और इसे हटाने के लिए हमें सीरत को कब्रिस्तान ही लेकर जाना होगा। इस चर्चा के बाद ऋतिक आनंद को बेडरूम में लेकर गया, लेकिन इस बार सीरत पलंग के नीचे नहीं बल्कि पंखे के ऊपर बैठी थी और आनंद को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तुम दोनों मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर सीरत पंखे के ऊपर से सीधा आनंद के सामने कूदी और तभी आनंद ने एक क्रॉस का निशान सीरत के माथे पर लगाया और उसी के साथ सीरत बुरी तरह कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश होकर गिर पड़ी। ऋतिक और आनंद सीरत के बेहोश होने के बाद उसे कब्रिस्तान लेकर पहुँचे। कब्रिस्तान पहुँचते ही ऋतिक की गोद में सीरत एक बार फिर पूरी तरह कांपने लगी। आनंद ने ऋतिक से कहा कि वो सीरत को ज़मीन पर लेटा दे। ऋतिक ने उसे लेटाया और तभी आनंद ने हॉली वाटर सीरत पर छिड़कते हुए कहा, चला जा, इस बच्ची को छोड़ दे। जवाब में सीरत ने भी लेटे लेटे कुछ कहा, इसने खुद मुझे अपना बनाया है और अब ये सिर्फ मेरी है। आनंद ने गले से क्रॉस का निशान निकाला और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए सीरत के माथे पर वो क्रॉस रखा। उसी के साथ सीरत चिल्लाती हुई हवा में उड़ी। दूसरे ही पल वो नीचे भी गिर गई। वो साया सीरत को मुक्त कर चुका था। खैर 3 दिन बाद सीरत को होश आया। कमज़ोरी इतनी थी कि सीरत से चला भी नहीं जा रहा था। उस रात जब ऋतिक सीरत को खाना खिला रहा था तब ऋतिक ने सीरत का गाल छुआ और उसी के साथ सीरत की आंखों में लाल खून के साथ साथ चेहरे पर गुस्सा उतर आया और सीरत ने एक हाथ से ऋतिक को धक्का दिया। ऋतिक उड़ता हुआ पीछे दीवार से ज़ोर से टकराया। उसके सर पर गहरी चोट आई। धीमे धीमे बंद होती आंखें सीरत को सामने खड़ी देख पा रही थी और कुछ ही पलों में ऋतिक बेहोश हो गया। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।